हेल्थ टिप्स फॉर यू के तीसरे संस्करण में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर पंकज शर्मा एमडी साइकेट्री हैं। यहाँ पर सिविल अस्पताल में कार्यरत हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी हमेशा ये चेष्टा रहती है कि इसकी जानकारी हर जन तक पहुँचाई जाए। तो पहले डॉक्टर साहब ये मैं पूछना चाहूँगा कि मनोरोग एक बहुत जनरल सा वर्ड है, साइकेट्री है, साइकोलॉजी है जी। इसके रोगी के क्या लक्षण रहते हैं और उसका क्या कारण होते हैं और कैसे उसका निवारण होता है? जी देखिए सर, जो मनोरोग के लक्षण हैं वो ऐसे लक्षण हैं जो कि अक्सर साधारण इंसान में पाए जाते हैं और अक्सर ही नज़रअंदाज हो जाते हैं, इग्नोर हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि एक बारीक सी लाइन होती है एक एबनॉर्मल यानी कि असामान्य व्यवहार के अंदर और एक सामान्य व्यवहार के अंदर। तो इसे समझ पाना कई बार हमारे से भूल का विषय हो जाता है। इसीलिए जो मनोरोग के बीमारियां हैं उनके प्रति लोगों की संवेदना और जो उनकी जानकारी है वो हमेशा से ही लिमिटेड रही है। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जो WHO का डाटा है वो ये कह रहा है कि 2030 में इंडिया जो है एक मेजर एपिडेमिक यानी कि एक सबसे ज़्यादा मानसिक रोगी और वो भी बड़ी मानसिक बीमारियों के रोगी भारत के देश में रहेंगे। उनकी कैलकुलेशंस हैं कि 35% यानी करीबन 3 में से 1 भारतीय किसी बड़ी मानसिक बीमारी से ग्रस्त रहेगा 2030 के अंदर। परंतु ऐसा होने तक भी हमारे जो आम जन की जो जानकारियाँ हैं इस बीमारी को लेके, इवन जो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है उसको लेकर के वो उतना संवेदनशील नहीं है। तो इसकी जो सबसे अगर मोटी मोटी बात की जाए कि मानसिक बीमारी के जो सबसे ज़्यादा वो लक्षण है कि एकदम से किसी का तेज़ी से व्यवहार में असमानता आ जाना। किसी के मान लीजिए व्यवहार में पहले ये बात नहीं थी कि वो एकदम से गुस्सा करता हो, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ पड़ता हो या उदास रहने लगता हो या रोने लगता हो, ये बातें अगर पहले से व्यवहार में नहीं हैं और बहुत तीव्रता के साथ उसके व्यवहार में आ रही हैं तो ये उसके एक मानसिक रोग की तरफ इशारा कर सकती हैं। उसकी जो प्रतिदिन की डेली रूटीन की आदतें हैं जैसे नींद, खाना, अपना सेल्फ केयर, अपने आप का ध्यान रखना, इसके प्रति अगर उसका एटीट्यूड, उसका जो ध्यान देने का तरीका है अगर वो बदल रहा है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा सोने लग गया है या बिल्कुल सोना उसने बंद कर दिया है, बहुत ज़्यादा खाने लग गया है या पहले से बहुत कम खाने लग गया है, इसी प्रकार अगर बिल्कुल सेल्फ केयर की तरफ ध्यान नहीं है, कुछ दिन से नहा नहीं रहा, कपड़े नहीं चेंज कर रहा, या मान लीजिए कि पहले बहुत ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद करता था अब बिल्कुल अलग रहने लगा है, या इसके विपरीत पहले अलग रहता था और अब बिल्कुल एकदम से बहुत मिलनसार हो गया है, बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया है या अपने रूटीन से ज़्यादा खर्चा कर रहा है, तो ये सारी बातें हैं जो कि उसके मानसिक स्वास्थ्य के अस्वस्थ होने की तरफ इशारा कर सकती हैं। हालांकि इनको एक एक बीमारी के हिसाब से समझना ज़रूरी है, पर ये मोटे मोटे तौर पे कुछ लक्षण हैं जो अक्सर मिल जाते हैं। दैट मीन्स उसके फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत ज़रूरी है कि वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, अगर कुछ ऐसा बिहेवियर है तो फिर उसकी तरफ ध्यान दें, या वो पेशेंट खुद भी अपने आप को ढूंढ पाता है कि आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम। जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है साइकेट्री के अंदर, क्योंकि बाकी बीमारियों में हमेशा मरीज़ खुद चल के अपनी कंप्लेंट के बारे में बताता है, पर मानसिक बीमारियों में हमेशा हमें एक ऐसे इन्फॉर्मेंट की, एक ऐसे जानकार व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो मरीज़ के प्री मॉर्बिड बिहेवियर यानी बीमारी शुरू होने से पहले के बर्ताव और बीमारी के बाद के बर्ताव के बारे में जानकारी दे पाए। जो थोड़ी सी सामान्य हम सामान्य शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जिन्हें हम न्यूरोसिस कहते हैं, जिनमें आप मान लीजिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अवसाद, इस तरह की बीमारियां हैं। इसमें मरीज़ खुद भी बता पाता है कि मेरा मन पहले से उदास है, मेरा मन काम में नहीं लग रहा है, मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है। परंतु जो एक साइकोसिस नाम की इससे ज़्यादा सीवियर मानसिक बीमारियाँ हैं उसमें इंसाइट यानी कि मरीज़ की अपनी बीमारी की समझ वो पूरी तरह से लॉस्ट हो जाती है और वो अपनी बीमारी की जानकारी अच्छी तरह से नहीं दे सकता। जैसे वो तो ये भी कह सकता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इनको वहम हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, पर उस केस में हमें उसके जो इन्फॉर्मेंट्स हैं उनकी जानकारी के आधार पे उसे रिलाय मान के पेशेंट को लंबे टाइम में ऑब्जर्व करना है और फिर देखना है कि बीमारी जो है किस दिशा में जा रही है। ये जैसे आपने इग्नोरेंस की बात बताई, उसके साथ एक इग्नोरेंस तो है ही है, लेकिन बहुत सी चीज़ें इग्नोर की जा रही हैं जानबूझ करके। पेशेंट भी अवॉइड करता है और समटाइम्स फैमिली एंड फ्रेंड्स भी उसको करते हैं। उसके पीछे मुझे लगता है कई भ्रांतियाँ भी हैं कि once a psychiatric patient will always be a psychiatrist patient, और पंजाबी में कह भी देते हैं कि भी ये दवाई तो उन्हें लग जाएगी, ये कभी बंद नहीं होगी। और भी शायद मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती होंगी जो आज की मॉडर्न जो मेडिसिन है, क्या उसमें ये प्रेवेलेंट हैं या ये सब मिथ्स हैं? जी सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है मिथ्स को लेकर के। अब इसको अगर शुरू से समझना चाहें तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे देश में एक जो साधारण व्यक्ति है उसका पहला जनसंपर्क
किसी साइकेट्रिस्ट के साथ बहुत देर बाद होता है। उसका जो पहला संपर्क होता है अपनी बीमारी को लेके, वो या तो अपने गांव के आरएमपी डॉक्टर से होता है, या केमिस्ट से होता है, या मान लीजिए किसी ओझा या किसी सियाने से होता है। वो एक स्टडी है जो बहुत इंपॉर्टेंट पीजीआई ने कंडक्ट करी थी, उसके तहत हम देखते हैं कि एक एवरेज साइकेट्रिक पेशेंट को साइकेट्रिस्ट तक पहुंचने में अक्सर 3 से 5 साल लग जाते हैं, जिस दौरान वो 25 से 30 हज़ार रुपया खर्च कर चुका होता है, या तो आरएमपीज के हाथों से, या सियाने, ओझा या इस तरह के तांत्रिकों के हाथों से। अब तब तक पहुंचते पहुंचते उसकी जो भ्रांतियां हैं वो बहुत बढ़ चुकी होती हैं। उसका अपनी बीमारी के बारे में बहुत एबनॉर्मल सा विश्वास बन जाता है, जैसे ये कोई ओपरा पराया है, कोई कसर है, किसी ने कुछ कर दिया है। साथ ही वो इलाज को लेकर के इस तरह के जो लोग हैं वो बहुत नेगेटिव बातें कर देते हैं, क्योंकि वो उनके धंधे को अफेक्ट करती हैं। यानी जो जैसे आपने कहा कि दवाई आपको लग जाएगी, तो वो इस तरह की बातें ऐसे लोग ही ज़्यादा फैलाते हैं, और हमारा समाज ज़्यादा वक्त से इनके टच में रहने के कारण इन बातों में ज़्यादा विश्वास करता है। अक्सर जब पेशेंट थोड़ा सा ही ठीक होने लगता है तो उसकी कोशिश रहती है कि मैं दवाई बंद कर दूं, तो उसको लगता है कि शायद ये बहुत लंबा देर लेने से मैं इस पर निर्भर हो जाऊंगा। तो अभी जो मॉडर्न साइकेट्री है, जो अभी की दवाइयां हैं, उसमें जो रेगुलर कोर्सेज हैं वो 6 to 8 month to 1 year to 2 year, यानी कि 2 साल तक तो एवरेज इसकी दवाई हम टेपर ऑफ करके बंद कर पाते हैं। कुछ एक केसेस होते हैं जहाँ बीमारी या तो रिलैप्सिंग हो जाए, बारी बारी आने लग जाए, या मान लीजिए रेजिस्टेंट हो जाए, या कोई और फैक्टर हो जो बीमारी को बढ़ा रहा हो, उस केस में हमें दवाई जो है लंबा समय देनी पड़ती है। अदरवाइज 2 साल तक करीबन दवाइयाँ जो है वो बंद की जा सकती हैं। और ना ही इन दवाइयों के वैसे साइड इफेक्ट हैं जैसे कि प्रोपेगेट किए जाते हैं। जो आपने दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि एक बार कोई अगर मानसिक रोगी हो जाता है, उम्र भर के लिए हो जाता है, ये टैबू बहुत ज़्यादा ख़राब हमारी सोसाइटी के लिए है, क्योंकि इसके चलते हुए लोग जो है अपने मरीज़ को ट्रीटमेंट के लिए लेकर नहीं आना चाहते। आप देखिए कि कोई फिजिकल बीमारी है, टाइफाइड है, मलेरिया है, वो मरीज़ की सामाजिक, आर्थिक और सोशल और आध्यात्मिक ज़िंदगी को उतना अफेक्ट नहीं करता जितना कि मानसिक बीमारी करती है। इसलिए मानसिक बीमारी को छुपाने की कोशिश रहती है, मरीज़ की तरफ से भी और उसके रिलेटिव्स की तरफ से भी, और ये दो-धारी तलवार की तरह काम करती है। ये उसकी बीमारी को बढ़ा भी देती है, और जब वो पहुँचता है तो उसे ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर देती है। तो ये टैबू ज़रूर समाज में प्रेवलेंट हैं, लेकिन डेफिनेटली टाइम के साथ थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं। तो इसी पर हमें मिल के एक एफर्ट करनी है कि हम लोगों को और ज़्यादा अवेयर कर सकें कि मानसिक बीमारियां हर दूसरी फिजिकल बीमारी की तरह ही शरीर की ही बीमारी है, और इन्हें उसी तरह से ट्रीट किया जा सकता है जैसे बाकी बीमारियों को किया जा सकता है। अवॉइडेंस की बात की आपने कि जो मेडिकेशन को पेशेंट जब अवॉइड करने लग जाता है तो ये से इसकी मैं मेडिटेशन कर लूँगा मेडिकेशन की बजाय, या मैं योगा ज्वाइन कर लूँगा, या नॉर्मल एरोबिक एक्सरसाइजेज जो हैं वो अपने आप मुझे ठीक कर देंगी। क्या इसमें कुछ सत्यता है? जी सर, देखिए जो योगा है, एरोबिक्स है, या मान लीजिए सिंपल एक सुबह की सैर है, ये सारी चीज़ों का मेडिसिन के साथ एक एडिटिव इफेक्ट यानी कि बेहतर करने वाला इफेक्ट रहता है। लेकिन ये नहीं है कि हर मानसिक बीमारी को हम सिर्फ इसके आधार पे ट्रीट कर सकते हैं। सिंगुलरली दे आर नॉट गुड इनफ। जी, दे आर नॉट गुड इनफ इन एटलीस्ट साइकोटिक केसेस। न्यूरोसिस के केसेस में जहाँ पे मान लीजिए उदासी की बीमारी है या कुछ इस तरह की एंग्जाइटी की बीमारी है, वहाँ ये फ़ायदा कर सकते हैं। एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जैसे साइकेट्रिक बीमारियों के साथ साथ मरीज़ को डायबिटीज़, ओबेसिटी ऐसी बीमारियाँ साथ में हो जाती हैं, उनको कम करने के लिए योगा, सैर और एरोबिक्स वगैरह का अलग से रोल रहता है। परंतु ये सारी जो चीज़ें हैं ये मरीज़ को अपने डॉक्टर की गाइडेंस पे ही करनी चाहिए, इन्हें भी लेमन प्रैक्टिस की तरह नहीं लेना चाहिए। साइकेट्री में डॉक्टर साहब यूजुअली क्या पेशेंट को मिलने के बाद उसके सिम्टम्स को देखकर ही इलाज होता है, या जैसे बाकी मेडिकल साइंसेज हैं, कहीं अल्ट्रासाउंड्स हैं, कहीं एक्सरेज हैं, या कहीं ब्लड टेस्ट हैं, इसमें भी क्या ऐसी कुछ सुविधा है जिससे आप दैट मेक्स यू मोर श्योर दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम विच कोरिलेट्स टू ए सर्टेन टेस्ट और लैब टेस्ट? जी सर, ये बात कुछ इस तरह से है कि अब जो साइकेट्री का फील्ड है इसे न्यूरो साइकेट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर जो साइकेट्रिक इलनेसेस के प्रभाव पड़ते हैं उनको देख सकने की जो टेक्निक्स हैं वो हमारे पास हैं, जैसे एफएमआरआईज, पेट स्कैन्स, इवन एमआरआई और सीटी स्कैन में भी हम काफ़ी हद तक जो भी हमारे नर्वस टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट हुई है, जैसे आप डिमेंशिया की बात देखिए जो कि उम्र के साथ साथ याददाश्त भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर्स के नाम से जिसे जाना जाता है, उसमें हम एक सीटी स्कैन या एमआरआई से देख सकते हैं कि कितना ब्रेन टिश्यू जो है वो डेड हो चुका है और वो एज से कितना ज़्यादा है, यानी एज प्रोपोर्शन से ज़्यादा है, तो हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं। इसी तरह शिज़ोफ्रेनिया या कोई और सीरियस साइकेट्रिक इलनेसेस के अंदर भी जो नर्वस टिश्यू का
उसकी संरचना है, जो उसकी स्ट्रक्चर है, उसमें जो बदलाव आता है उसे सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल साइंस कहा जाता है, उन्हें देखा जा सकता है। हालांकि ये बात सच है कि अभी भी हमारे पास उस लेवल की इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक साइकेट्री में नहीं है जैसे कि मेडिसिन या सर्जिकल ब्रांचेस में है, पर वो बहुत स्पीड से बढ़ रही हैं और डेफिनेटली कुछ वक्त में हमारे पास शायद होंगी। आपने बहुत सारी बातें जनरल साइकेट्री के बारे में बताई, लेकिन इसमें दो मुझे लगता है कि ऐसे फील्ड अलग से और भी हैं जिसमें अगेन टैबू है सोसाइटी में। एक तो साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स, जी सर, और दूसरी बेसिकली जिसको सब्सटेंस अब्यूज़ बोल देते हैं या हम आम भाषा में बोल देते हैं कि ड्रग अब्यूज़ है। तो इसके बारे में आप जी सर, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि समाज के अंदर जो साइकोसेक्सुअल इलनेसेस हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि सेक्स से जुड़े हुए रोग और उसकी भ्रांतियाँ, जिनको कि अक्सर आम व्यक्ति की ये समझ नहीं है कि ये साइकेट्री की बीमारी है, वो इसको लेकर के या तो गलत स्ट्रीम के डॉक्टर के पास जाता है या वो ज़्यादातर केसेस में किसी झोला छाप डॉक्टर के पास चला जाता है। आपने अक्सर देखा होगा सड़क के किनारे तंबू लगा के हिमालय की पुरानी जड़ी बूटियों वाले बैठे रहते हैं। तो वो सारा जो सिस्टम है इसी काम पे काम कर रहा है कि लोगों को ये समझ ही नहीं है कि ये साइकेट्री की बीमारी है, क्योंकि जो भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उसमें ज़्यादातर डिसऑर्डर्स फंक्शनल माने गए हैं। यानी जब पूरी स्टडीज़ की जाती हैं तो बॉडी में कोई दिक्कत नहीं रहती, पर स्ट्रेस के कारण या किसी तरह के तनाव के कारण जो व्यक्ति है वो अपने सेक्सुअल एक्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसमें उसकी काउंसलिंग के ज़रिए और थोड़ी बहुत ही जो दवाइयों की ज़रूरत हो उसके ज़रिए उसे बहुत ठीक से इलाज किया जा सकता है। पर फिर वही बात कि वो दूसरी तरफ किसी झोला छाप या तांत्रिक के हाथों से गलत दवाइयाँ लेकर, इवन जो एक प्रैक्टिस आजकल आपने देखा हो बहुत कॉमन हो रही है कि टीवी पर बहुत सारी दवाइयों का एडवर्टाइज किया जा रहा है, जिनका कि कोई साइंटिफिक बेस भी शायद अभी तक हमारे पास नहीं है, और ये भी अक्सर लोग उसको प्रैक्टिस करके हम तक आते हैं और वो एक दिक्कत को बढ़ा देने वाली बात हो जाती है। तो ये इसकी, और दूसरी बात यह है कि हमारा जो समाज है वो सेक्शुअल टॉपिक्स को लेकर के अभी बहुत ओपन नहीं है, तो वो बहुत आसानी से बात नहीं करना चाहते। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में साइकेट्रिस्ट या मेल रहेगा या फीमेल, तो अगर मेल है तो फीमेल पेशेंट अपनी साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेकर नहीं आती हैं या बहुत कम आती हैं, और अगर वो फीमेल है तो मेल पेशेंट जो है वो ओपन अप नहीं कर पाता है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा लकीली दोनों, हम एक मेरे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो फीमेल हैं, तो हमने बहुत सारे केसेस को जॉइंट काउंसलिंग से हैंडल किया है। इसमें ज़्यादातर केसेस में अगर कपल्स की, यानी कि पूरी दोनों हस्बैंड और वाइफ की जॉइंट काउंसलिंग की जाए तो उनके रिश्ते को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। जो रिजल्ट्स हैं वो कपल थेरेपी से बहुत बेहतर रहते हैं। जो आम धारणा है साइकेट्री में कि जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है वो किसी एक पार्टनर का नहीं है, वो मैरिटल कपल का है, तो इसके ज़रिए बहुत साइंटिफिक तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। दूसरा जो आपने कहा सर कि सब्सटेंस अब्यूज़, और जिस एरिया में हम अभी हैं सरसा में और पंजाब के एडजॉइनिंग जो एरियाज़ हैं वहाँ पे तो दिस इज़ अ हेल ऑफ अ प्रॉब्लम, बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। आप एक डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि करीबन 4-5 साल से जो डी एडिक्शन सेंटर हमारा वर्क कर रहा है, इसमें लास्ट ईयर जो हमने पेशेंट्स को ट्रीट किया है वो पिछले 4 सालों के जॉइंट फिगर से 5 गुना ज़्यादा है। दैट मीन्स कि विद एवरी प्रोग्रेसिव ईयर ये फिगर बढ़ती ही जा रही है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। यूथ का ज़्यादा स्ट्रेस में होना, यूथ के प्रति जो उनके पेरेंट्स हैं उनका थोड़ा सा नेग्लेक्टिंग हो जाना, हमारे समाज के जो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर था उसका बिखर जाना, बहुत सारे कारण हैं। परंतु फिगर ये है कि बहुत सारे कुछ नए नशे भी इस टाइम हमारे समाज में आए हैं जिनका एडिक्टिव पोटेंशियल, यानी कि अपने ऊपर आदी बना लेने का पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। जैसे आपने देखा कि अफीम या जो इसके साथ बने हुए नशे पोस्ट, पुक्की, चोरा पोस्ट वगैरह थे, उनका एडिक्शन पोटेंशियल काफ़ी कम था। उसे पहले जो लोग थे वो खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते थे, बाद में सीज़न ख़त्म होने पे खुद को डिटॉक्स करके छोड़ लेते थे। पर जो अभी के नशे हैं जैसे हेरोइन, चरस, स्मैक, इनका इतना ज़्यादा एडिक्टिव पोटेंशियल है कि 3 या 4 बार इस्तेमाल के बाद इसे बिना दवाई के, बिना मेडिकल हेल्प के छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे एरिया की बहुत ही प्रेवलेंट प्रॉब्लम है जिस पे सोसाइटी को पूरी तरह से समझना होगा। एक बहुत कॉमन बात है जो मैं हर प्लेटफॉर्म पे करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में एक मिथ है कि नशा एक बुराई है, तो इसे भाषण दे के, इसे समझा के, इसको माँ की कसम खिला के छुड़वाया जा सकता है। ये बहुत गलत वैल्यू है। ये बुराई अपनी जगह पे है, पर ये उतनी ही बीमारी है जितनी कि कोई और बीमारी है। तो इसको पूरी तरह से मेडिकल नज़र से देखना, साइंटिफिक नज़र से देखना, और उस मरीज़ के प्रति नफरत का भाव नहीं रखना। क्योंकि ये इवन हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में होता है कि अगर कोई पेशेंट ड्रग अब्यूज़र है तो वो ज़्यादातर मेडिकोज का भी नज़रिया उसकी तरफ थोड़ा सा बदल जाता है। तो इस चीज़ को सेंसिटाइज करना हमारी सोसाइटी पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज। पेशेंट शेमिंग बेसिकली काउंटर प्रोडक्टिव है, बिल्कुल, बहुत ही नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। जी, बिल्कुल ही काउंटर प्रोडक्टिव है वो, और खासतौर पे फैमिली के पार्ट पे। काफ़ी आपने अच्छी बातें बताई, लेकिन अभी भी एक जैसे साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट वैसे ही भारी भरकम शब्द हैं, और आम तौर पे दोनों का एक मिला जुला कॉमन सा वर्ड मनोरोग
को प्रयोग करते हैं, बट आई थिंक दोनों में बहुत अंतर भी है एंड दे सपोर्ट ईच अदर ऑल्सो। तो ये थोड़ा सा आप दोनों का डिफरेंस और हाउ दे हेल्प ईच अदर इसके बारे में। जो साइकेट्रिस्ट हैं इनको आप समझिए कि ये MBBS के बाद MD या उसके कंसर्निंग कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के बाद एक डॉक्टर की स्ट्रीम है जिसको आम भाषा में हम मनोचिकित्सक या मनोरोग विशेषज्ञ के नाम से जानते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बेसिकली मनोवैज्ञानिक हैं, जो कि आप मानिए कि साइंस की स्ट्रीम से पढ़ते हुए BSc या उसके बाद MSc करने के बाद MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के बाद एक बीमारियों की समझ को लेके इन्वेस्टिगेटिव उनकी जो स्टडीज़ हैं उसके लिए रहती हैं। और अक्सर जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह काम करते हैं। तो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट का काम रहता है कि मरीज़ की बीमारी का उसके कारणों को समझना, उसके साथ जुड़े सामाजिक, सोशल, उसके फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल एंगल्स को देखना और एक पूरी होलिस्टिक पिक्चर को जनरेट करना कि उसकी बीमारी किस तरह से बनी है। और जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि साइकेट्री में जब ट्रीटमेंट होता है तो वो सिर्फ मेडिसिन बेस्ड नहीं होता, उसमें उसकी काउंसलिंग भी रहती है और उसकी फैमिली का जो लाइफस्टाइल रीस्ट्रक्चरिंग है वो भी रहती है। तो उसमें साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है कि उसकी पेरेंट्स को, उसकी फैमिली, उसके कलीग्स को गाइड करना कि इसे कैसे हैंडल करना है। तो ये डेफिनेटली एक दूसरे के बहुत पूरक हैं। लेकिन एज आई सेड कि हमारे देश में अभी साइकेट्री को लेकर वो सेंसिटाइजेशन नहीं है। करीबन 3,500 से 4,000 रजिस्टर्ड साइकेट्रिस्ट हमारे देश में है, जो 135 करोड़ की आबादी के लिए बहुत ही कम है। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की संख्या तो इससे भी बहुत कम है। तो ये हमें एक एफर्ट और आगे लेके जानी होगी कि यूथ इस लाइन को ज़्यादा प्रॉस्पेरस करियर की तरह देखें। और जो हमारे पास कम्युनिटी साइकेट्री को के फील्ड को बढ़ाने के लिए, जैसे सोशल साइकेट्री, कम्युनिटी नर्सिंग, ये चीज़ें हैं जो कि बहुत अपकमिंग हैं और इनके प्रति यूथ को थोड़ा सा और इनकरेज करना कि इन ब्रांचेस को लें और आगे बढ़ के कंट्रीब्यूट करें। तो ये आपने थोड़ा करियर का भी साथ में जोड़ा है, तो जो हमारे यंग ऑडियंस है उसे अच्छा लगेगा कि इसको भी अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल। और इस पे एंडिंग के टाइम में ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट आर द टिप्स टू कैरी होम कि इस सब चीज़ को लेकर के। जी सर, अगर हम देखें तो एक बहुत कॉमन फ्रेज़ हुआ करती थी कि ए हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। मैं कह रहा हूँ कि अब इस फ्रेज़ को थोड़ा सा हमें दूसरी तरह से भी समझने की ज़रूरत है कि हेल्दी बॉडी कैन नॉट रिजाइड विदाउट अ हेल्दी माइंड। तो हमें अब इसको दोनों तरफ से लेना चाहिए, क्योंकि जितना स्ट्रेस आज की लाइफ में हम लोगों के ऊपर है, सोसाइटी हैज़ टर्न इनटू वेरी फास्ट लाइफ, पीपल हैव अडॉप्टेड इनटू अ लाइफस्टाइल वेयर दे हैव वेरी स्मॉल टाइम फॉर देयर ओन सेल्फ, देयर किड्स, देयर पेरेंट्स। तो जो सोसाइटी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, उसका जो एक तनाव सभी के ऊपर आ रहा है अलग अलग तरह से, उसे हैंडल करने के लिए हम जो भी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई योगा कर रहा है, चाहे कोई एरोबिक्स कर रहा है, कोई अपने म्यूज़िक या किसी पैशन को फॉलो कर रहा है, मेन सबसे पहली बात ये है कि हमें अपनी लाइफ को तनाव मुक्त रखना चाहिए। अगर कहीं भी हमें कोई भी साइकेट्रिक बीमारी को लेकर किसी तरह का लक्षण खुद में या हमारे किसी आसपास हमारे परिवार या समाज में किसी हमारे जानकार में नज़र आता है, तो उसको लेकर के उससे बात करनी चाहिए और उसे इनकरेज करना चाहिए कोई एक्सपर्ट एडवाइस लें। और जिस व्यक्ति को इस तरह की कोई बीमारी है उसके प्रति हमें अपना जो एटीट्यूड है वो बदलना चाहिए, ताकि इस तरह के लोग सोसाइटी में खुद को अलग महसूस ना करें और जो उनके लिए समाज को करना है उसको हम जॉइंटली मिलकर आगे कर सकें। डॉक्टर साहब, बहुत थोड़े समय में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा टच किया है, पर मुझे लगता है कि इसके लिए हमें कुछ और इस तरह के सेशंस करने पड़ेंगे जिसमें स्पेसिफिकली जो डिफरेंट इसमें आप बता सकेंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपका इसमें बहुत बहुत आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Do you want to dance?